दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन पॉलिटी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं संसद के एक और लेक्चर के बारे में। इस लेक्चर में हम महत्वपूर्ण रूप से जानेंगे संसदीय समितियों के बारे में कि संसद में कौन कौन सी समितियां होती हैं, स्थायी समितियां कौन सी होती है और अस्थायी समितियां कौन सी होती है ना। और स्थायी समितियों में कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां होती हैं, कौन सी समिति के क्या कार्य हैं, इनका क्या महत्व है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। हालांकि संसदीय मंच वगैरह, युवा संसद वगैरह भी इसी लेक्चर में हम देखेंगे, और वहाँ से क्वेश्चन बहुत कम बने हैं और मेंस में भी बहुत कम चांसेस हैं, तो बस हल्का सा उनके ऊपर एक निगाह हम डाल लेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। चलिए संसदीय समितियों के बारे में हम जानना शुरू करते हैं। तो ये संसदीय समितियां जो हैं, इनकी शुरुआत अपने यहाँ देखी जाती है 1919 का भारत सरकार अधिनियम जो था, वहां से इसकी शुरुआत देखी जा सकती है कि वहां से अपने यहाँ भारत में संसदीय समितियां जो है वो शुरू होती है। जब मैं आपको कार्यपालिका पढ़ा रहा था उस वक्त मैंने आपको कैबिनेट कमिटीज पढ़ाया था मैंने आपको, है ना। सेम वैसे ही क्या है, इधर यहाँ पर आ जाती है क्या, संसदीय समितियां यहाँ पर आ जाती है। और जैसे कि संसदीय समितियों में का एग्जांपल पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति है, अनुमान समिति है जिसे प्राक्कलन समिति ने का नाम आपने सुना होगा, एस्टिमेट्स कमेटी है ना, पीएसयू कमेटी भी है, पब्लिक अंडरटेकिंग पर भी एक कमेटी है ना, वो वाली कमेटी है ना। और बहुत सारे मुद्दों पर अलग अलग समितियां होती है, कुछ तदर्थ होती है, कुछ स्थायी समितियां यहां पर होती है ना। तो जो भारतीय संसद है उसमें समितियों की प्रासंगिकता और इनका महत्व क्या है या इनका प्रभाव क्या है उसके बारे में एक बार देख लें, फिर एक एक करके हम समितियों पर भी आएंगे। तो एक तो ये समितियां जो है वो तकनीकी पहलुओं से निपटने में उपयोगी होती है। देखना, जब मैंने मैं आपको संसद पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि संसद जो है वो तकनीकी मामलों के बारे में देखें तो ये कुछ सीमाएं होती है संसद की, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं वो सदस्य सामान्यज्ञ होते हैं, कोई किसी एक मुद्दे के विशेषज्ञ वो नहीं होते। बट समितियों का एक लाभ ये हो जाता है कि ये समितियां कोई किसी विशेषज्ञ को ये हायर कर सकती है या किसी विशेषज्ञ से सलाह ले सकती है ना। और बहुत कम लोग इसमें होते हैं समितियों में। भाई 22 मेंबर हैं तो 22 मेंबर जो है वो आराम से डिस्कशन कर सकते हैं, अगर हम तुलना करें 500 या 550 सदस्यों से, तो है ना। अगला, यहाँ पर संसद के पास बहुत कम समय होता है, बहुत कम समय के लिए बैठती हैं, तो उस समय में क्या होता है कि बहुत सारे उपयोगी जो बिल वगैरह है उनके ऊपर डिस्कशन नहीं हो सकता है। तो अब क्या होगा, ये समितियां जो है वो बैकग्राउंड में काम करती रहती है, यानी अगर संसद काम नहीं भी कर रही होगी तो ये संसदीय समितियां जो है बैकग्राउंड में अपना काम कर रही होती हैं, इसलिए समय का उपयोग ये कर लेती हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो ये कर लेती है। तो इस प्रकार से संसद की ये सहायता इस प्रकार कर देती है। अगर संसद जो है वो सत्र में नहीं है फिर भी ये समितियां अपना कार्य करती रहती हैं। और ये समितियां जो है विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैंने बताया कि संसद जो है वो विशेषज्ञ नहीं है, संसद का समय भी नहीं है, बट समय नहीं है फिर भी उसका काम कौन कर रही होंगी, ये समितियां कर रही होंगी। और ये समितियां क्या करेंगी, बहुत सारे कार्य जो है उसको करके छोटा सा बता देंगी, उसका जिस्ट संसद के सामने रख देंगी, देखो जी यहाँ पर ये इसका जिस्ट है, ये चीज गलत है, ये चीज सही है ना। कोई बिल है तो बिल को स्क्रूटनी के लिए किसके पास भेज देते हैं, इन्हीं समितियों के पास भेज देते हैं। संसद के पास समय नहीं होता, बट ये समितियां आराम से शांतिपूर्वक ढंग से उनके ऊपर विचार कर सकती हैं। तो ऐसे कार्यपालिका की जवाबदेही तय हो जाती है। और संसद को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में भी बहुत सारी संसदीय समितियों की सहायता मिलती है। इन संसदीय समितियों की सहायता के बिना संसद का कार्य कर पाना सुचारू ढंग से संभव नहीं हो पाएगा। और अगर किसी मुद्दे की विस्तृत जांच करनी है तो उस विस्तृत जांच के लिए भी संसदीय समितियां हैं, वो संसदीय समितियां किसी एक मुद्दे की विस्तृत रूप से उसकी जांच कर सकती है, गैर पक्षपातपूर्ण तरीके से काम कर सकती है। देखें, जब संसद बैठती है तो संसद में कैमरे लगे होते हैं और वहां पर जो है व्हिप भी जारी होता है। तो जो सदस्य है वो सदस्य क्या करेगा, अपने दल के पक्ष में ही हमेशा बात करेगा, या तो लोक लुभावों की बातें करेगा कि जनता को दिखाया जा सके। बट ये समितियां क्या है कि बैकग्राउंड में काम करती है, जहां पर कोई ना कैमरा है और यहाँ पर इतने सारे लोग भी नहीं है, तो यहाँ से दल से ऊपर उठकर, है ना, जो पार्टी भावना होती है, एक दल भावना होती है, उससे ऊपर उठकर ये लोग जो है वो पूरे भारत के हित के लिए यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। और इन समितियों के माध्यम से विपक्ष को कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि इन समितियों में हो सकता है कि संसद में जो विपक्ष है उसकी संख्या कम हो, बट इन समितियों में क्या होता है कि हर दल की सदस्यता होती है, इसलिए अपोजिशन जो है वो हर दल का अपोजिशन जो है वो जाकर वहां पर अपनी बात यहाँ पर रख सकता है। और जो प्रासंगिक हितधारक हैं उनको भी ये साथ में जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए
कोई समिति जांच कर रही है, पब्लिक अकाउंट कमेटी है, ये जांच कर रही होगी और इसको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आई, तो इस कैग को बुला सकती है, सीएजी जो है अपने, उनको ये बुला सकते हैं कि आप आओ और हमें बताओ कि यहाँ पर ये वाली बात क्या होती है, ये कैसा हुआ, ये कैसा नहीं हुआ। और मान लीजिए कैग को नहीं बुला रही है तो किसी और स्पेशलिस्ट को ये बुला सकती है। अगला, वित्तीय विवेक को ये सुनिश्चित करती है। इन समितियों अगर ये समितियां अगर जांच ना करें तो संसदीय नियंत्रण तो वैसे ही ढीला है, और अगर ये समितियां भी जांच ना करें तो क्या होगा, फिर तो सरकार अपनी मनमर्जी करेगी, जैसा चाहे वहां खर्च करेगी। तो आपको पता होगा कि जो पीएसी है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये कैग की सहायता से बहुत सारे इन ऐसे जो भी तथ्य हैं वित्त से संबंधित उनको उजागर करते रहती हैं। अगला, ये जो संसदीय समितियां हैं इनके क्या स्टैंडर्ड्स होते हैं और क्या इनके कार्य होते हैं। तो इन्हें या तो सदन के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इन समितियों में जो सदस्य होते हैं इन्हें या तो सदन के द्वारा नियुक्त कर दिया या निर्वाचित किया जाता है, या तो फिर ये मनोनीत कर दिए जाते हैं। किसके द्वारा मनोनीत, जो लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति के द्वारा इनको मनोनीत भी कर दिया जाता है। और ये इनके अध्यक्ष जो होते हैं उनके निर्देशन में ये कार्य करती हैं, और अपनी रिपोर्ट किसके सामने रखती हैं, सदन के सामने रखेंगी, या लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के सामने ये प्रस्तुत कर देती हैं अपनी जो भी रिपोर्ट इनकी होती हैं। देखना, संसद सदस्यों से ही परामर्शदात्री समितियां भी बनती हैं, उनमें संसद सदस्य होते हैं, पर ये संसदीय समितियां नहीं होती, क्योंकि वो परामर्शदात्री समितियां है ना, वो ये वाली शर्तें पूरी नहीं करती, वो अध्यक्ष के निर्देशन में कार्य नहीं करती है, सभापति और जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको वो ये नहीं सौंपती है ना। और ये जो लोकसभा और राज्यसभा है इसके द्वारा जो सचिवालय है, इसके द्वारा जो सचिवालय की हम कहें कि असिस्टेंट इनको इन समितियों को उपलब्ध करवाया जाता है। फिर मैं एक बार आपको याद दिला दूं कि सिर्फ आपके पास एक जज्बा होना ही जरूरी नहीं है, जज्बे के साथ साथ आपके पास एक स्मार्ट स्टडी की स्ट्रैटेजी होना जरूरी है, और वो आपको लर्निफाई पर मिल सकती है, और इसी से आप यूपीएससी के हर सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। अब अगर हम देखें भारतीय विधान में भूमिका किस प्रकार की है इन संसदीय समितियों की, तो इसमें अगर हम देखें, सबसे पहले अगर हम आ जाए कि समितियों के प्रकार के ऊपर आ जाए कि समितियां प्रकार है ना, कि कितने प्रकार की समितियां होती हैं। तो एक होती है स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी नहीं है, स्टैंडिंग कमेटी, या इन्हें कह सकते हैं स्थायी समिति। और यह है तदर्थ समितियां। तदर्थ का मतलब आपको पता है अस्थायी समितियां, किसी एक अस्थायी मुद्दे के लिए उनको गठित कर दिया जाता है, फिर उस मुद्दे पर डिस्कशन खत्म, वो कमेटी खत्म, है ना। स्थायी समितियां जो होती है वो प्रकृति में स्थायी होती है, हर साल ये गठित होती है और निरंतर आधार पर कार्य करती रहती है, जबकि जो तदर्थ समितियां होती हैं वो अस्थायी प्रकृति की होती है। कोई मुद्दा मान लीजिए आ गया, मान लीजिए कि कोविड है, कोविड के ऊपर कोई अस्थायी समिति गठित कर दी, कोविड खत्म, और ये एक बार इसके ऊपर रिपोर्ट दे दी, फिर ये कमेटी भी खत्म हो जाती है। मान लीजिए कि पेपर लीक जो है, ये पेपर लीक पर कोई एक समिति बना दी और ये पेपर लीक वाला मुद्दा खत्म, ये समिति भी खत्म हो जाएगी। जैसे ही इनको सौंपा गया कार्य समाप्त हो जाएगा, वैसे ही इनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। अब इनमें अगर हम देखें तो जो महत्वपूर्ण समितियां अगर हम देखें संसद में, तो वो है एक तो पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी लोक लेखा समिति, एक है एस्टीमेट्स कमेटी यानी प्राक्कलन समिति, एक जो है वो लोक उपक्रम समिति। ये तीन समितियां तो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये वित्तीय समितियां भी हैं। क्या है, ये वित्तीय समितियां भी है। तो वित्तीय समितियों के बारे में आ जाए कभी क्वेश्चन, तो ये पब्लिक अकाउंट कमेटी, प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति के बारे में आप लिखेंगे। तो एक एक करके इनके बारे में देख लेते हैं। मेंस में सीधे सीधे क्वेश्चन बने हैं कि लोक लेखा समिति के कार्यों को समझाइए, या प्राक्कलन समिति के कार्यों को समझाइए, लोक उपक्रम समिति के कार्यों को समझाइए, उनकी भूमिका बताइए। सीधे सीधे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी या लोक लेखा समिति है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी सबसे पहले 1921 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 था ना, उसके प्रावधानों के अनुसार सबसे पहले इस लोक लेखा समिति, या हम इसे शॉर्ट में पीएसी कहते हैं, इसकी स्थापना कभी 1921 में पहली बार हुई। और 1921 में जो पीएसी है इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री हुआ करता था। जब जो भी उस काल का वित्त मंत्री था वो इसका अध्यक्ष था। बट अब याद रखना, अब किसी भी संसदीय समिति का अध्यक्ष या सदस्य मंत्री नहीं हो सकता है। अब याद रखना, अब, बट उस समय जब बनी थी तब वित्त मंत्री हुआ करता था। अभी अगर हम देखें तो इस पीएसी में कितने सदस्य हैं, इसमें है 22 सदस्य, 15 सदस्य लोकसभा से प्लस 7 सदस्य राज्यसभा से हैं। आपको याद रखना है कितने सदस्य हैं, सदस्यों की संख्या याद रखनी है। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से, तो टोटल कितने होंगे, 22 सदस्य इसके अंदर हैं। 1967 से पहले परंपरा कुछ और थी। 1967 से पहले जो है
कुछ और था कि जो विपक्ष जो सत्ता पक्ष वाले वही इसके अध्यक्ष होते थे। बट 1967 के बाद में एक परंपरा विकसित अपने यहाँ हुई, जिसके अनुसार ये हुआ कि जो भी पीएसी बनेगी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, इसका जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा विपक्ष से चुना जाएगा। ओपोजिशन का कोई लीडर जो होगा वो ही इस पब्लिक अकाउंट कमेटी का अध्यक्ष होगा, है ना। ये सत्तारूढ़ पार्टी से नहीं होगा। अब इससे पहले क्या था, सत्तारूढ़ पार्टी से, रूलिंग पार्टी से हुआ करता था। क्यों ऐसे किया गया? क्योंकि अगर सत्तारूढ़ पार्टी से हो गए और पीएसी जो है इसकी इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है, अगर वही सत्तारूढ़ पार्टी से होगा तो वो तो पार्टी का ही हमेशा जो है सरकार का ही साथ देगा। समझे आप बात? तो ऐसा इसलिए किया गया, विपक्ष के नेता या विपक्ष में से चुनने के लिए इसलिए कहा गया अध्यक्ष को कि फिर जो है ये थोड़ा सा ठीक से काम कर पाएगी और सरकार की जो हम कहें कि जवाबदेही इससे अच्छे से तय हो पाएगी। अगला, इसके सदस्य जो है वो हर साल प्रत्येक वर्ष इसके चुने जाते हैं। इसके जो भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। हर साल नए सदस्य इसमें चुने जाते रहते हैं। कैसे चुनते हैं? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से ये चुने जाते हैं। इसके जितने भी सदस्य होते हैं, तो जो भी पार्टी है उसकी जितनी संख्या, उसकी संख्या के अनुसार इसमें सदस्य जो है वो होते हैं। सभी दलों को यहाँ पर उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है जितने उनके सदस्य हैं, क्योंकि आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर यहाँ पर चुना जाता है। अगला, सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 1 वर्ष का होता है और कोई भी मंत्री इस पीएसी का सदस्य नहीं हो सकता, आपको याद रखना है। और अध्यक्ष जो है कौन होगा इसका? अपने अध्यक्ष द्वारा अपने सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। तो अध्यक्ष जो है इसका नियुक्त कौन करेगा? तो लोकसभा के अध्यक्ष इसको नियुक्त करते हैं अपने सदस्यों में, इसके अंदर से ही जो सदस्य हैं उसके होंगे उनमें से ही। और वैसे तो ये बात ही होगी कि इसके अध्यक्ष जो कौन होते हैं, ऑपोजिशन से ही अध्यक्ष इसके होते हैं। अब अगर हम देखें कि लोक लेखा समिति की भूमिकाएं क्या है और इसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, देख लेते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा संसद के समक्ष रखी जाने वाली सीएजी की रिपोर्ट जो होती है ना, उस रिपोर्ट की जांच कौन करती है? ये पीएसी ही करती है। देखिए हर साल कैग जो है वो राष्ट्रपति के सामने जो है वो जो रिपोर्ट रखते हैं, वार्षिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट रखते हैं, जिसमें ये केंद्र सरकार की लेखा परीक्षा करते हैं और राज्यों की लेखा परीक्षा भी करते हैं। पहले तो लेखांकन का कार्य भी यही किया करते थे, है ना। देखिए एक होता अकाउंटिंग यानी लेखांकन, एक होता ऑडिटिंग यानी लेखा परीक्षा। पहले अकाउंटिंग और ऑडिटिंग दोनों यही किया करता था, सीएजी ही। बट 1976 के बाद में ये इसका काम सिर्फ ऑडिटिंग रह गया। अकाउंटिंग अब जो उसका रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट है वही कर लेता है, परंतु राज्यों के मामले में अभी भी अकाउंटिंग कौन करता है? कैग ही करता है। तो ये इसकी ऑडिटिंग करके और केंद्र से संबंधित जितने भी मामले हैं उनकी रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपते हैं और जो पीएसी है फिर इस रिपोर्ट की जांच करती है। ये इसकी भूमिका, ये लिखना आपको एग्जाम में पूछे तो। सीएजी जो है वो 3 लेखा परीक्षा रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। कौन कौन सी? एक विनियोजन खातों पर लेखा परीक्षा, या इसे कहते हैं कि विनियोग खातों पर लेखा परीक्षा। विनियोग खातों पर मतलब जो पैसा निकाला गया है संचित निधि से, उसकी लेखा परीक्षा भी तो होगी कि आपने जो पैसा निकाला है क्या वो सही जगह पर आपने खर्च किया है, इसकी भी तो एक लेखा परीक्षा होगी। इसकी रिपोर्ट अलग से राष्ट्रपति को देता है। अगला, वित्त खातों पर लेखा परीक्षा, यानी जो पैसा आपने वसूल किया है जनता से वो क्या सही जगह आपने डाले, क्या सही तरीके से वसूल किया है, क्या वो वसूल करते वक्त कोई घपला तो नहीं हुआ है, इसकी रिपोर्ट अलग से देते हैं, है ना। और एक होता है सार्वजनिक उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। तो जो सार्वजनिक उपक्रम समिति है उसके हैं वो तो अलग बात है ना। और सार्वजनिक उपक्रमों पर जो लेखा परीक्षा रिपोर्ट है वो लेखा परीक्षा रिपोर्ट जो है ये राष्ट्रपति को सौंपते हैं। कौन सौंपते हैं? कैग ही सौंपते हैं। याद आ जाएगा इसके कार्य क्या क्या है। अगला, ये जो भी सार्वजनिक व्यय हुआ है उसकी जांच अर्थव्यवस्था के आधार पर तो करता ही करता है कि जो है ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है, साथ ही साथ ये उसके विवेक, बुद्धिमत्ता और औचित्य के दृष्टिकोण से भी उसकी जांच करती है। और सीएजी भी उसकी जांच करते हैं औचित्य के आधार पर। औचित्य के आधार पर यह होगा कि मान लीजिए सरकार ने कुछ कुर्सियां खरीदी, तो क्या इसकी यह भी जांच कर सकता है कि क्या इन कुर्सियों की कोई जरूरत थी भी, क्या इनका कोई औचित्य था खरीदने का। एसी लगवा ली रूम में, तो क्या एसी, इतनी सारी एसी लगवाने का कुछ औचित्य भी था क्या? उससे कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ी है? आपने महंगे महंगे कंप्यूटर्स लगवा लिए और फिर उसके पैसे खा गए आप उसमें से घपला करके, तो क्या जरूरत थी भी उनकी? ये हो गया औचित्य। और इकोनॉमी वाली तो कर ही सकता है कि आपने जो खरीदा
तो वो क्या सही कीमत पे खरीदा है, कैग इसकी जांच करता है कि मान लीजिए आपने एक लैपटॉप खरीदा तो आप दिखा रहे हैं कि हमने 1 लाख रुपए का खरीदा, तो कैग इसकी जांच कर सकता है कि सेम क्वालिटी वाला लैपटॉप तो आपको 70,000 में मिल सकता है, तो आपने 1 लाख रुपए क्यों दिए। इन सब की जांच कैग जो करता है। और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है इसको सहायता कौन करेंगे, कैग करेंगे। क्यों करेंगे कैग, भाई कैग की ही रिपोर्ट की तो ये जांच कर रही है, तो कुछ चीज सब समझ में नहीं आएंगी तो ये कैग को बुलाएंगी, और कैग जो है वो विशेषज्ञ होता है अपने मामले का, वित्त के मामलों का, तो फिर ये कैग को बोलेंगे कि महाराज आओ और बताओ ये वाले जो है वो इसका मतलब क्या है, ये जो यहाँ पर खाता आप बता रहे, ये जो खर्चा बता रहे, इसका अर्थ क्या है। तो कैग को जो सीएजी है अपना, इस सीएजी को पीएसी का मार्गदर्शक मित्र और दार्शनिक भी कहा जाता है। तो यूपीएससी का सिंपल सा स्टेटमेंट बना दे कि कैग कौन से समिति का मार्गदर्शक मित्र और दार्शनिक के रूप में कार्य करता है, पीएसी पब्लिक अकाउंट कमेटी का। अगला, केंद्र सरकार के जो भी विनियोग और वित्त खाते होते हैं और लोकसभा के सामने जो रखे गए और खाते होते हैं उन सब की जांच करती है यही पीएसी, शॉर्ट में बोलूंगा पीएसी यानी लोक लेखा समिति। और जो राज्य के निगम है, जो कॉरपोरेशन है और जो व्यापारिक प्रतिष्ठान है और भी राज्य के, और जो विनिर्माण परियोजनाएं चल रही हैं उनके खातों की जांच जो है उस पर सीएजी जो लेखा परीक्षा करते हैं उस रिपोर्ट की जांच भी ये पीएसी ही करती है। ये सारी चीजें अलग अलग आपको लिखनी पड़ेगी। मेंस में यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा है, मैं आपको दिखाऊंगा भी सही, तब जाके आपको मार्क्स मिलने वाले हैं, सिर्फ 2 लाइन लिखने से मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगला, जितने भी स्वायत्त और अर्ध स्वायत्त निकाय हैं उनके खातों की जांच करना, उनकी लेखा परीक्षा जो है वो सीएजी करते हैं, तो उनके खातों की जांच कौन करेगी, पीएसी ही करेगी। अगला, वित्तीय वर्ष के दौरान किसी सेवा पर अगर लोकसभा द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक राशि व्यय कर दी जाती है तो उस धनराशि की जांच भी ये ही करेगा, ये पीएसी ही करेगी, है ना। जो अधिक अनुदान हो जाता है, यानी कि मान लीजिए कि 1 लाख रुपए जो है वो लोकसभा ने किसी एक सेवा के लिए जारी किए हैं और 1 लाख की जगह पर 1,20,000 रुपए खर्च कर दिए सरकार ने, तो जो 20,000 रुपए अधिक खर्च हो गए इसकी जांच जो है कौन करेगा, कैग करता है इसकी जांच। और फिर ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इसकी जांच करेगी कि हाँ आपने जो है ये जो 20,000 रुपए खर्च किए क्या सही जगह किए, क्या इसकी जरूरत थी, तो इसकी जांच कौन करेगी, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी इसकी जांच करती है। अधिक के अनुदान इसे कहते हैं, है ना। अगला, ये तो इसके जिम्मेदारियां होंगी। अब इस लोक लेखा समिति की कुछ बाध्यताएं हैं या इसे हम कह सकते हैं कि इसकी कुछ सीमाएं भी हैं, उन सीमाओं के बारे में जान लेते हैं। एक तो क्या है, ये कोई नीतिगत प्रश्न जो है उससे संबंधित कोई जांच नहीं कर सकती है, नीतिगत प्रश्न जो है उसकी जांच नहीं कर सकती है या उसके संबंध में ये कुछ नहीं कर सकती है। नीतिगत प्रश्न का मतलब क्या हो गया, सरकार ही कोई ऐसी पॉलिसी लेके आ जाए उसकी जांच नहीं कर सकती, उस नीति के तहत खर्चा कैसे गलत सही हुआ उसकी जांच कर सकती है, बस नीति की जांच नहीं कर सकती। जैसे कि सरकार जो है ये जहां एक कोई नीति लेके आ जाएगी कि हम जो है आपको 2500 रुपए जो है वो देंगे हर महीने, 2500 रुपए देंगे हर महीने, तो इस नीति की जांच नहीं कर सकती कि क्या ये 2500 रुपए देना गलत है, क्या ये सही है, इसकी जांच करके वो नहीं कर सकती। बस ये कर सकती है कि ये 2500 रुपए जो दिए गए वो सही जगह दिए गए कि गलत जगह दिए गए, या जिसको देने थे उसने दिए कि नहीं दिए, ये कर सकता है। अगला, ये खातों की पोस्टमार्टम जांच करती है जो पीएसी है, यानी जो एक बार खर्च हो गए वो खर्च होने के बाद उसकी जांच करती है। ये पहले नहीं बता सकती है कि ये वाला खर्च आप यहां मत करो, ये गलत है। एक बार आपने घपला कर दिया तब ये घपला उजागर कर सकती है, मगर घपला होने से रोक नहीं सकती है। अगला, जो भी दिन प्रतिदिन के प्रशासनिक कार्य हैं उन मामलों में ये हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। अगला, इसकी सिफारिशें मोर और लेस एडवाइजरी होती है, यानी सलाहकारी ही होती है, सिर्फ सलाह दे सकती है, मंत्रालयों पर बाध्यकारी नहीं होती है, इसलिए मंत्रालय इसकी बातों को बहुत कम मानते हैं। हालांकि नहीं मानने का कारण जो है वो सदन के समक्ष बताना पड़ता है। अगला, जो विभाग जो भी खर्च करते हैं उन खर्च को अस्वीकृत करने का अधिकार इस पीएससी के पास में, पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास में नहीं है। तो तभी तो मैंने बताया कि ये पोस्टमार्टम के जैसे कार्य करती है, यानी खर्च हो गया है अब ये बताएगी कि गलत हुआ कि सही हुआ। खर्च होने वाला है उसको रोक नहीं सकती कि महाराज आप गलत कर रहे हो यहां पर खर्च करके, है ना। ये कोई कार्यकारी निकाय नहीं है, इसलिए कोई आदेश भी जारी नहीं कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ सलाह दे सकती है सरकार को, या संसद के समक्ष अपनी रिपोर्ट रख सकते हैं कि महाराज यहां पर गलत हुआ, आपको ऐसा करना चाहिए। ये आदेश नहीं दे सकती कि आपको ऐसा करना है ना। तो ये इसकी कुछ कमियां भी हैं। तो अगर भूमिकाओं के बारे में पूछे और मान ले यूपीएससी 250 वर्ड्स में क्वेश्चन पूछ ले और आपके पास नहीं बन रहे, तो आपको कुछ इसकी सीमाएं जो लिमिटेशंस है वो भी बता देती हैं। अगली जो महत्वपूर्ण समिति आती है वो समिति है
प्राक्कलन समिति, या इसे कहते हैं एस्टिमेट्स कमेटी। क्या कहेंगे? एस्टिमेट्स कमेटी, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। इस प्राक्कलन समिति का हम देखें मूल, तो वो भी 1921 में ही देखा जा सकता है, परंतु इसका पहला बार जो है ये प्राक्कलन समिति का गठन किया गया था 1950 में। उस टाइम पे वित्त मंत्री हुआ करते थे भारत के जॉन मथाई सर। जॉन मथाई सर जो है उस काल में वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर इंडिया के हुआ करते थे। उन्होंने उनके सिफारिश के आधार पर 1950 में पहली बार एस्टिमेट्स कमेटी बनी थी। इसके सदस्य कितने होते हैं? तो इसके सदस्य होते हैं 30। देखना, पीएसी के कितने सदस्य थे? 22, 15 प्लस 7, यानी ये लोकसभा से और ये राज्यसभा से। पर याद रखना, इसके 30 सदस्य होते हैं। एस्टिमेट्स कमेटी के, प्राक्कलन समिति के 30 सदस्य होते हैं और सारे के सारे लोकसभा से ही होते हैं, यानी राज्यसभा से इसमें कोई प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ये सब चीजें याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो राज्यसभा का कोई प्रतिनिधित्व यहां पर नहीं होता है। ये जो प्राक्कलन समिति है, इसको सतत अर्थव्यवस्था समिति के रूप में भी जाना जाता है, या इसको मितव्ययता आप लिख सकते हैं। अर्थव्यवस्था की जगह मितव्ययता आप लिखना, तो इसको सतत मितव्ययता समिति के रूप में भी जाना जाता है। और जितनी भी संसदीय समितियां हैं, उन संसदीय समितियों में वो सबसे बड़ी है। अगर देखा जाए तो बाकी से बड़ी है, पर विभागीय समितियां जो होती है ना, विभागीय समितियों में 31 सदस्य होते हैं। तो आप ये कहना तो गलत है कि सभी संसदीय समितियों में सबसे बड़ी है, पर आप ये कह सकते हैं कि हाँ बड़ी है। यहां से क्वेश्चन भी आया था कि सबसे बड़ी समिति कौन है, तो उनमें विभागीय समितियां नहीं दी गई थी, उसमें प्राक्कलन समिति ही थी। तो बाकी सभी समितियों में से प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी है। अगर ऑप्शन में विभागीय समितियां भी दी हो तो विभागीय समितियां सबसे बड़ी हैं, क्योंकि इन विभागीय समितियों में 31 सदस्य होते हैं और प्राक्कलन समिति में कितने होते हैं? 30 सदस्य ही होते हैं। इसका सदस्य का चुनाव कहां से होगा? लोकसभा के में से ही होता है। मैंने बताया राज्यसभा में से कोई प्रतिनिधित्व इसमें नहीं होता है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के माध्यम से लोकसभा से हर साल चुने जाते हैं और हर दल के सदस्यों को यहां पर उचित प्रतिनिधित्व मिल जाता है। कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। सभी समितियों का कार्यकाल देखना 1 वर्ष का ही होता है, सदस्यों का कार्यकाल, है ना। समिति तो परपेचुअल होती है, स्थायी समिति है। याद रखना, किसी भी मंत्री को समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता है। और इस समिति का अध्यक्ष जो होता है वो अध्यक्ष द्वारा सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष है ना, उनके द्वारा इसके सदस्यों में से नियुक्त किया जाता है। और वह अनिवार्यतः है, यह देख याद रखना, अनिवार्यतः सत्तारूढ़ दल से ही होता है, यानी रूलिंग पार्टी से ही होता है इसका अध्यक्ष। और पीएससी का अध्यक्ष किससे होता है? 1967 से यह परंपरा बन गई कि इसका अध्यक्ष किससे होगा? विपक्ष की किसी पार्टी से ही होगा। अगर आपको फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है। अगला, ये इसकी पीडीएफ भी जो है मैं आपको वहीं पे प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें मैं आपको ज्योग्राफी की प्रोवाइड करवाऊंगा, आर्ट एंड कल्चर की प्रोवाइड कराऊंगा, पॉलिटी की प्रोवाइड करवाऊंगा। एक धीरे धीरे करके मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब की मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। आर्ट एंड कल्चर पे मैं कार्य कर रहा हूँ उसके ऊपर, पर समय का थोड़ा अभाव है मेरे पास, इसलिए थोड़ा हो नहीं रहा। बट मैं कोशिश करूँगा कि जितना जल्दी हो सके उससे पहले मैं पूरी एक पीडीएफ जो है वो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ, पीवाईक्यूज के साथ जो है आपको लेकर मैं आपको प्रोवाइड वहाँ पर करा दूँ, आर्ट एंड कल्चर की भी, है ना। अगला, संसद में अनुमान समिति जो है, इसे देखना अनुमान समिति भी कहते हैं, इसे प्राक्कलन समिति भी कहते हैं, इसे एस्टिमेट्स कमेटी भी कहते हैं। तो इसके क्या कार्य हैं? बजट में जो भी अनुमान शामिल किए जाते हैं, यानी बजट में एस्टिमेट्स तो शामिल होते हैं कि अगले साल इतना सारा खर्चा होने का एस्टिमेट्स है, इतना सारा जो है वो आय का एस्टिमेट्स है। तो जितने भी जो एस्टिमेट्स होंगे, है ना, उन एस्टिमेट्स में बचत का सुझाव देती है ये मितव्ययता का सुझाव देती है कि भाई साहब आपको 1 लाख रुपए खर्च ना करके आप जो है वो 90,000 ही खर्च कर दो, इतना खर्च मत करो। तो मितव्ययता का सुझाव ये देती है जो भी अनुमान होते हैं उनमें। और नीति के अनुरूप ये मितव्ययता संगठन में सुधार का भी ये जो है सिफारिश करती है कि आपको संगठन में सुधार करना चाहिए। अगर आप सुधार करोगे तो आपके संगठन में मितव्ययता आ सकती है कि अगर आपके संगठन में जो है कोई सरकारी संगठन है उसमें बहुत ज़्यादा लोग कार्य कर रहे हैं तो कुछ लोगों की छटनी आपको कर देनी चाहिए। ऐसे संगठन में सुधार आपको जो है वो ऑटोमेशन अपनाना चाहिए। ऐसा सुधार भी ये देती है, आपको ट्रेनिंग इनको देनी चाहिए। ये भी जो है वो सुधार की सिफारिश भी कौन करती है? ये जो है एस्टिमेट कमेटी करती है। अगला, कार्यकुशलता से संबंधित भी कि किस प्रकार से आपके संगठन की कार्यकुशलता बढ़ सकती है। और प्रशासनिक सुधार की भी सिफारिश करती है ये
एस्टिमेट्स कमेटी जो होती है। याद रखना, एक एक के बारे में आपको लिखना होगा एग्जाम में, तब आपको जाके मार्क्स मिलेंगे। अगला, प्रशासन में दक्षता और मितव्ययता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों को भी सुझाती है। आपको सिफारिश तो करती है कि यहां पर जो है, यहां पर आप ये करो, फिर साथ ही साथ वैकल्पिक नीतियां भी बताती है कि इसकी जगह पर आप ये कर सकते हैं, आप जो सारा काम मैनुअल कर रहे हैं इसकी जगह आप थोड़ा सा ऑटोमेशन ला सकते हैं, आप कंप्यूटर ला सकते हैं, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ जो है उनकी आप छटनी कर सकते हैं, बाहर से कुछ आप लोग हायर कर सकते हैं प्राइवेट, ऐसे सारे जो है वो वैकल्पिक नीतियों का सुझाव भी ये देती है ना। और ये भी जांच करती है कि जो धनराशि है वो अनुमान में नहीं, नीति की सीमाओं के भीतर ही रखी गई है कि नहीं रखी गई है ना। ये भी कि अनुमान आपने रखा था 1 लाख का, अब जो धनराशि आपको दी गई है या जो आप खर्च करने वाले हैं वो क्या इसके अंतर्गत ही है कि नहीं 1 लाख, कहीं आपने जिससे ज्यादा तो नहीं कर दी, क्या कम खर्च किया, इन सब के भीतर इन सब की जांच भी ये करती है ना। अगला, ये भी सुझाव देती है कि जो एस्टिमेट्स रखे जाएंगे वो एस्टिमेट्स किस रूप में रखे जाएंगे संसद में, है ना। जो अनुमान संसद में रखेगी सरकार, वो एस्टिमेट्स किस प्रारूप में रखे जाएंगे, ये भी ये जो है वो सजेशन कौन देती है, ये प्राक्कलन समिति ही देती है। अगला, समिति पूरे वित्त वर्ष में समय समय पर काम करती रहती है और अनुमानों की ये जांच करती रहती है और जांच के बाद सदन को रिपोर्ट देती है, यानी पूरे वर्ष भर कार्य करती है, ये वर्ष भर कार्य करती है और जांच करती रहती है अनुमानों की, और साथ के साथ सदन को रिपोर्ट भी देती रहती है। और समिति किसी एक वर्ष के संपूर्ण अनुमानों की जांच करने का दायित्व इसके ऊपर नहीं होता है कि जितने सारे अनुमान हैं उन सारों की जांच ये नहीं कर पाती है, तो कुछ अनुमानों की ही जांच कर पाती है ये, तो ये इसकी हम इसे कमी भी मान सकते हैं। सारे अनुमान जो होते हैं उनकी जांच ये नहीं कर पाती है क्योंकि एक समिति है और अनुमान तो बहुत सारे होते हैं, है ना। देखो, अनुदानों की जो भी मांग है उसको इस आधार पर खारिज किया जा सकता है कि समिति ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है, कोई समिति ने रिपोर्ट नहीं दी तो फिर अनुमानों को खारिज भी यहां पर किया जा सकता है। अगला, इस समिति की क्या सीमाएं हैं, एक तो यह है कि यह बजट अनुमानों की जांच संसद द्वारा मतदान के बाद ही करता है, उससे पहले नहीं। एक बार संसद में मतदान हो गया ना, उसके बाद ही उन अनुमानों की यह जांच करती है, पहले ये नहीं कर सकती है। अगला, नीति पर कोई सवाल नहीं उठा सकती है, ये कोई भी नीतिगत प्रश्न के ऊपर कोई नीतिगत प्रश्न है उसकी जांच ये नहीं कर सकती। अगला, सलाहकारी होती है, इसकी जो भी सिफारिश है बाध्यकारी नहीं होती है। अगला, हर साल ये कुछ मंत्रालयों के विभागों की ही जांच कर पाती है, सारे विभागों के अनुमानों की जांच ये नहीं कर सकती, तो बहुत सारे विभाग जो है तो इसकी जांच से बच ही जाते हैं और कई सालों में जाके हो सकता है 1-2 दशक बाद में उन विभागों का नंबर आए। अगला, इसके पास देखो पीएससी के पास तो सीएजी जैसे विशेषज्ञों की वो एक आप कहो कि असिस्टेंट सहायता होती है, पर इस बेचारे के पास में ऐसे किसी विशेषज्ञ की सहायता नहीं होती है एस्टिमेट कमेटी के पास में, और यह भी जो कार्य करती है वो भी पोस्टमार्टम प्रकृति का ही कार्य होता है। ये इसकी सीमाएं हैं, इसकी कमियां हैं, यह यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको ये पूरे लिखनी पड़ेगी एक एक, याद रखना। फिर मैं आपको याद दिला दूं, सिर्फ जज्बा होना ही जरूरी नहीं है, जज्बे के साथ साथ एक स्मार्ट स्टडी की आपको पास एक स्ट्रेटेजी होना जरूरी है, वो आपको लर्निफाई के साथ मिलेगी और तभी आप यूपीएससी के हर सवाल का सही जवाब दे पाएंगे। अगले और एक और महत्वपूर्ण कमेटी, इन सारी समितियों में यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन बने, मैं दिखाऊंगा अभी आपको। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर एक समिति, यानी फाइनेंशियल कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, तो जो सार्वजनिक उपक्रम है उनके ऊपर एक संसदीय समिति अपने यहाँ होती है। कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के आधार पर 1964 में शुरू की गई थी, तो याद रखना पीएससी जो है 1921 में सबसे पुरानी, उसके बाद में जो एस्टिमेट्स कमेटी है ये 1950 में जॉन मथाई की पर सेकंड नंबर पर, और जो ये पब्लिक अंडरटेकिंग वाली जो है ये 1964 में कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश पर जो है इसको पहली बार बनाया गया था। तो यूपीएससी सीधा सा स्टेटमेंट बना देगी कि पब्लिक अकाउंट कमेटी कृष्ण मेनन समिति की सिफारिश के आधार पर 1966 में पहली बार बनाई गई थी। आपको लगेगा हाँ सही तो है, कृष्ण मेनन समिति के आधार पर था, 1964 में था, पर पब्लिक अकाउंट कमेटी नहीं था, ये पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी है, लोक उपक्रम समिति है, ना कि लोक लेखा समिति। इसके सदस्य भी 22 ही होते हैं, जैसे पीएससी के थे 15 + 7, यानी 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा के सदस्य। बाकी सारी चीजें बहुत सारी इसमें सेम होती हैं। चुनाव जो होता है प्रत्येक वर्ष अपने सदस्यों में से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार होता है। कार्यकाल सेम 1 वर्ष का होता है। कोई भी मंत्री समिति का अध्यक्ष यहाँ पर नहीं चुना जा सकता है, और समिति का अध्यक्ष जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सदस्यों में से नियुक्त किया जाएगा और सिर्फ लोकसभा से ही होगा, याद रखना।
ये जो लोक उपक्रम समिति है इसका अध्यक्ष सिर्फ लोकसभा से ही हो सकता है। सदस्य तो लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों से हो सकते हैं, बट अध्यक्ष जो होगा वो सिर्फ लोकसभा से ही हो सकता है। क्या कार्य इसके होते हैं? तो सार्वजनिक उपक्रमों की जो भी लोकलेखा हैं उन लेखाओं की जांच ये करती है। और लेखा ये जो है ये लेखांकन कौन करते हैं? तो सीएजी करते हैं। जो सीएजी जांच करते हैं, उन जांच जो लेखांकन करते हैं सीएजी, उन सीएजी की जांच जो होती है उनकी रिपोर्ट की भी ये जांच करती है ये सार्वजनिक उपक्रमों की। अगला, सार्वजनिक उपक्रमों पर सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उस रिपोर्ट की जांच भी ये करती है लोक उपक्रम समिति। अगला, ये जांच करती है कि क्या सार्वजनिक उपक्रमों के मामलों का प्रबंधन सुदृढ़ व्यावसायिक सिद्धांतों के अनुसार और विवेकपूर्ण वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुसार चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो ये जांच करती है कि क्या जो सार्वजनिक उपक्रम चल रहे हैं क्या उनका मैनेजमेंट ठीक ढंग से, जो पूरा एकदम हम कहें कि प्रोफेशनल तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, पूरा प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स को वो फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और जो एक तार्किक वाणिज्यिक जो भी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जो हम कहें कि कॉमर्शियल जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्या उनके अकॉर्डिंग वो कार्य कर रही है कि नहीं कर रही है, जैसा प्राइवेट में होता है वैसा कार्य वो कर रही है कि नहीं कर रही है, तो सार्वजनिक उपक्रम है वो। अगला, सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में पीएससी और प्राक्कलन समिति में निहित ऐसे अन्य कार्यों का प्रयोग करना जो अध्यक्ष द्वारा समय समय पर उन्हें दिए जाते हैं। तो सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में पब्लिक अकाउंट कमेटी ने अगर कोई जांच करी है वो, प्राक्कलन समिति ने कोई जांच करी है वो, ऐसे मामलों से संबंधित अगर लोकसभा अध्यक्ष इनको कोई मामला देता है जांच करने के लिए तो उनकी भी जांच ये लोक उपक्रम समिति करती है। लोक उपक्रम समिति की भी क्या सीमाएं हैं? वही, ये एक वर्ष में कम से कम 10 से 12 सार्वजनिक उपक्रमों की ही जांच कर सकती है, इससे ज्यादा की नहीं कर सकती है। तो लोक उपक्रम तो हमारे यहाँ हजारों लोक उपक्रम होंगे, अगर सारे मिला दिए जाए तो फिर इनकी जांच करते करते तो जो है वो हजारों में नहीं तो सैकड़ों तो होंगे ही होंगे। तो एक बार में जो वो एक साल में ये 10 से 12 की जांच कर सकती है, तो सारों की जांच करने में दशक लग सकते हैं, है ना। फिर पोस्टमार्टम प्रकृति का ही इसका कार्य होता है, यानी कि एक बार वे हो चुके हैं, एक बार कार्य हो चुका उसके बाद ही ये जांच कर सकती है। तकनीकी मामलों पर यह ध्यान नहीं दे सकती क्योंकि इसके सदस्य तकनीकी विशेषज्ञ नहीं होते हैं और सीएजी जैसे कोई मार्गदर्शक और मित्र भी इसके नहीं है। अगला, इसकी सिफारिशें भी सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। ये सारे इसके काम है। अगला, और कौन सी कमेटियां आती है? ये तीनों समिति है, तो ये तो एकदम महत्वपूर्ण है ही है। कौन सी समितियां? जो पीएससी मैंने बताई, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी और ये लोक उपक्रम समिति, ये तीनों तो मेंस की दृष्टि से भी उपयोगी है। मेंस में भी क्वेश्चन इन तीनों से तो बने। अब जो मैं आपको ये कमेटीज पढ़ाऊंगा आगे, ये कमेटीज प्रीलिम्स की दृष्टि से थोड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है और यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी बने हैं। तो आप देख लेंगे, एक एक करके हम देख लेंगे। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है ना। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है ये क्या होती है? तो समिति सदन के कार्यक्रम और समय सारणी को नियंत्रित करती है कि सदन का कार्य कैसा चलेगा। ये कौन बताएगी? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बताएगी। और सरकार द्वारा सदन के समक्ष लाए गए विधायी और अन्य कार्यों के निष्पादन के लिए समय आवंटित करता है। यही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ही समय आवंटित करती है कि कौन से बिल को कितना टाइम मिलेगा, ये सब कौन तय करता है? ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ही करती है। और लोकसभा में इसके जो सदस्य, जो समिति है, लोकसभा में अलग समिति होती है, राज्यसभा में अलग समिति होती है। लोकसभा में जो समिति है उसके 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में जो समिति है उसके 11 सदस्य होते हैं, जिनमें सभापति भी शामिल होते हैं जो इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा में जो सभापति होते हैं वो राज्यसभा की समिति बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के पदेन अध्यक्ष होते हैं, वही डिसाइड करते हैं कि किस प्रकार से कार्य होगा, जो एजेंडा वगैरह होगा वो। अगला, नियम समिति। अगली है नियम समिति। नियम समिति जो है वो ये देखती है कि जो प्रक्रिया और कार्य संचालन है वो किस प्रकार से होगा, क्या वो नियमों के अनुसार हो रहा है कि नहीं हो रहा है संसद में, है ना। नियमों में, संसद के नियमों में आवश्यक संशोधन करना, परिवर्तन करना, उसके लिए सिफारिश कौन करती है? ये नियम समिति ही करती है। लोकसभा में इसके समिति के 15 सदस्य होते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं इस नियम समिति के। अगला, सामान्य प्रयोजन समिति। एक एक समिति के बारे में जानते रहना और पीडीएफ जो मैं दूंगा आपको ठीक से इसमें पढ़ लेना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो सामान्य प्रयोजन समिति है ये ऐसे मामलों पर विचार करती है और सलाह देती है जो किसी अन्य संसदीय समिति के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए तो इसका नाम है सामान्य प्रयोजन समिति। जो किसी और समिति के अंडर में नहीं है वो सारे कार्य कौन देखेगी? सामान्य प्रयोजन समिति ये देखेगी। और दोनों सदनों में समिति में पीठासीन अधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष जो है वो राज्यसभा के मामले में उपसभापति और अध्यक्षों के पैनल के सदस्य वगैरह जो है फिर इनमें, और जो मान्यता प्राप्त दल है उन
सारे के सारे इसके सदस्य और इसके होते हैं, और पीठासीन अधिकारी जो होते हैं वो तो इनके अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं। अगला है महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति। महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी संसदीय समिति है। 1997 में इसका गठन किया गया था और इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से प्लस 10 राज्यसभा से। तो देखना इन समितियों में भी लोकसभा का पलड़ा जो है वो भारी होता है। तो हम देख रहे थे महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समिति की क्या भूमिका है। तो यहां से क्वेश्चन सीधा आएगा कि महिला सशक्तिकरण जो समिति इसका क्या कार्य है, या कुछ डिस्क्रिप्शन दी होगी, फिर देगा कि ये कार्य किस समिति का है। जैसे एक बार जो अधीनस्थ विधान समिति है उसके बारे में क्वेश्चन आया था, सेम वैसा ही पूछा जा सकता है। तो 1997 में इसका गठन हुआ था। 30 इसके सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से प्लस 10 राज्यसभा से, और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो रिपोर्ट होती है उसके ऊपर विचार करती है ये महिला सशक्तिकरण संबंधी जो समिति है वो। साथ ही साथ सभी क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति क्या है, सम्मान और समानता सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं का केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या जो उपाय किए जा रहे हैं उन सब की जांच करती है ये महिला सशक्तिकरण समिति। अगला है विशेषाधिकार समिति। तो क्या करेगी भाई, विशेषाधिकार से संबंधित कोई मामला आया, किसी विशेषाधिकार का हनन हुआ है किसी माननीय सदस्य का, तो इन सब के बारे में जांच कौन करती है, यही विशेषाधिकार संबंधी जांच ये समिति है वो करती है। और ये एक अर्ध न्यायिक प्रकृति की समिति है, यानी ये किसी को सजा भी दे सकती है। बहुत पावरफुल समिति है ये विशेषाधिकार समिति। ये सदन और उसके सदस्यों के विशेषाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करती है और उचित कार्यवाही की सिफारिश कर सकती है। फिर उस पर कार्रवाई कौन करता है, सदन उसके ऊपर कार्यवाही करता है अगर विशेषाधिकार समिति जो है उसका अगर ये उसको दोषी पाती है तो। विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं लोकसभा वाली में, और राज्यसभा वाली में 10 सदस्य होते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज। लर्निफाई की स्पेलिंग देखना, कुछ बच्चे देख रहे हैं LEARNIFI, नहीं ये गलत स्पेलिंग है। मतलब अपने चैनल की तो ये गलत स्पेलिंग है, अपने चैनल है LERNIFY, ये लर्निफाई है। थोड़ा सा यूनिक नाम मैंने इसीलिए रखा था। ये LEAR वाला तो और भी होंगे, बट लर्निफाई से अपना ही चैनल आएगा, है ना। अगला भारतीय संसद में अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। इस समिति के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था शायद, और शायद मुझे मेरे हिसाब से 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ये समिति जांच करती है कि संसद ने, संविधान ने के अनुसार संसद ने जो कार्यपालिका को कार्य सौंपे थे, जिसमें नियम विनियम उपनियम बनाने की जो शक्तियां कार्यपालिका को दे दी थी, क्या वो उसका उचित प्रयोग कर रही है ना। उन सब की जांच करने के लिए होती है अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। अधीनस्थ विधान क्या होता है, प्रत्यायोजित विधान क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में आपको बता दिया है। उसी की जांच करती है ये अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। और ये इतना डिस्क्रिप्शन देके यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये कौन सी समिति है, तो वो थी अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। दोनों सदनों में समिति में 15 सदस्य होते हैं, लोकसभा प्लस राज्यसभा में भी 15-15 होते हैं। अगला एथिक्स कमेटी या नैतिकता संबंधी कमेटी या आचार समिति भी इसे कहते हैं। बहुत पावरफुल कमेटी है ये भी, इसको बना दिया गया पावरफुल। तो संसदीय निगरानी की आधारशिला है यह आचार समिति। संसद की एक अखंडता, उसकी गरिमा की रक्षा करने के लिए ये बनाई जाती है कि संसद के अंतर्गत गरिमा पूर्ण जो है वो व्यवहार करे सदस्य, नैतिकता का पालन सदस्य करे। अगर नैतिकता का पालन वो नहीं कर रहे हैं तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई करती है ये समिति। अभी वो महुआ मोइत्रा, इनका नाम आपने सुना होगा, इनको निष्कासित कर दिया गया था सदन से। इसी समिति की सिफारिश के आधार पर, आचार समिति की सिफारिश के आधार पर ही ऐसा किया गया था। हालांकि सदन निष्कासित करता है, पर जो है समिति, ये सिफारिश तो यही समिति करती है इसके बारे में, है ना। तो ये विधायी प्रक्रिया के भीतर जांच और संतुलन लागू करने का काम इससे सौंपा जाता है, और आचार समिति सदस्यों के बीच जवाबदेही को बढ़ाने के लिए एक आवश्यक भूमिका निभाती है। सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई थी 1997 में, है ना, और बाद में 2000 में फिर लोकसभा में ये स्थापित कर दी गई। सबसे पहले जब इसको स्थापित किया गया था तो ये अस्थायी समिति थी। क्या थी, जब इसे स्थापित किया गया था तो ये एक अस्थायी समिति थी, और सांसदों के आचरण के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए इसको शुरू किया गया है। आचार समिति का अगर हम इतिहास देखें तो सेम वही 1996 में दिल्ली में पीठासीन अधिकारियों का जो सम्मेलन हुआ था उसके में एक प्रस्ताव रखा गया था, और बाद में इसकी स्थापना की जाती है। और जब इसकी स्थापना शुरुआत में की जाती है तो वो ये जो समिति है वो एक अस्थायी समिति होती है। बाद में राज्यसभा में भी आचार समिति का गठन कर दिया जाता है। लोकसभा में पहले कर दिया गया, फिर राज्यसभा में KR नारायणन जो है ये राज्यसभा में आचार समिति की स्थापना इन्होंने की थी।
तत्कालीन ये सभापति होते हैं KR नारायणन साहब, उपराष्ट्रपति व राष्ट्रपति भी ये बनते हैं। लोकसभा की आचार समिति जो है उसी वर्ष 1997 में इसकी स्थापना लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने एक अध्ययन समूह के माध्यम से आचार समिति के गठन की सिफारिश की थी और उस समय इस प्रस्ताव को लागू नहीं किया गया था। 13वीं लोकसभा जो है उसके दौरान ही बाद में जो है इसकी सिफारिश को वो नवीनीकृत किया गया और 2000 ईस्वी में बाद में दिवंगत अध्यक्ष GMC बालयोगी जो थे उन्होंने तदर्थ आचार समिति बनाई थी। तो जब ये शुरू में बनी थी तो एक तदर्थ समिति हुआ करती थी, यानी अस्थायी समिति ये हुआ करती थी और बाद में 2015 में जाके जो है ये आचार समिति एक स्थायी समिति बन जाती है। तो याद रखना, पहले ये अस्थायी समिति थी, बाद में जाकर ये स्थायी समिति बन जाती है। तो लोकसभा की जो आचार समिति है होती है, इसमें होते हैं 15 सदस्य और एक आचार व्यवहार जो है उसको बनाए रखने के लिए ये समिति होती है और अध्यक्ष द्वारा 1 वर्ष से अधिक अवधि के लिए नामित किया जाता है। और लोकसभा की आचार समिति की 2 प्राथमिक जिम्मेदारियां हैं। क्या है? एक तो जो शिकायतें इसके सामने आएंगी और जो सिफारिशें होती हैं उनकी जांच करती है। किसी सदस्य के अनैतिक आचरण के विरुद्ध वो शिकायत की जाती है तो उसकी जांच ये समिति ही करती है और आचार संहिता की स्थापना करती है संसद में कि आचार संहिता बनी रहे। कोड ऑफ कंडक्ट जो है वो सांसदों का कैसा होना चाहिए वो सब बनाए रखने का कार्य किसका है? इसी आचार संबंध समिति का ही होता है ना। ये है, बाकी जो दिया हुआ है आप आराम से बैठ के PDF में पढ़ लेना, है ना। अगर मेंस में भी कोई क्वेश्चन बने तो इतना, क्योंकि अब इसमें समझाने वाली कोई चीज़ है नहीं, याद करने वाली चीज़ है। तो जो चीज़ आप 10 मिनट में पढ़ सकते हो खुद अपने से, उससे 20 मिनट का वीडियो क्यों उसके ऊपर बनाना है ना। समझाने वाली कोई बात होती तो मैं आपको समझा ही देता। तो बस ये इतनी सारी चीज़ें मैंने दी है कि अगर कहीं से क्वेश्चन बने तो फिर आप जो है वो आराम से उसको जो टैकल कर पाएँ, इसलिए मैंने इतना सारा इसके ऊपर जो है आपको मैटर दिया। जैसे नैतिकता संबंधी ने 2005 में मैंने पहले भी एक वाला क्वेश्चन करवाया आपको, नगद के लिए प्रश्न मामला, कैश फॉर क्वेरी, ये मामला था ना। 11 जो सदस्य हुआ करते थे उनके ऊपर ये केस चला था, तो ये जांच उसकी करती है ना। उसके बाद राज्यसभा में भी एक ये जांच ऐसी सेम टू सेम राज्यसभा की भी आचार समिति होती है और राज्यसभा की आचार समिति कितने सदस्य होते हैं? 10 सदस्य होते हैं और उसमें कितने थे? लोकसभा में 15 सदस्य होते हैं। तो इनके बारे में आप आचार शांति से एक बार देख लेना बैठ के, क्योंकि इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। अनुपस्थिति संबंधी समिति एक संसद में होती है। तो क्या होती है? जो सदस्य हैं उनकी अनुपस्थिति के संबंध में ये जांच करती है और अनुपस्थिति हेतु जो आवेदन दिए जाते हैं सदस्यों के द्वारा उसके ऊपर भी ये विचार करती है। यही अनुपस्थिति संबंधी समिति। इनसे क्वेश्चन बनेंगे तो एक एक लाइन के क्वेश्चन इनसे बनने के चांसेस ज़्यादा हैं, है ना। और जो परामर्शदात्री समिति है वो भी यहाँ पर होती है, अलग अलग जो मंत्रालय विभाग है उनसे संबंधित होती है परामर्शदात्री समितियाँ। ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये परामर्शदात्री समितियाँ वगैरह नहीं है, तो बस आप एक बार PDF मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो आप है ना पढ़ लेना शांति से और ज़्यादा इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है। ये जो समितियाँ हैं आपके पास, है ना। एक है विभागीय समितियाँ। तो विभागीय समितियाँ जो है उसकी स्थापना की गई थी 1993 में और पहले ये जो है 17 सदस्य ये हुआ करती थी, बाद में इनकी संख्या बढ़ाकर 24 कर दी गई है। अब जो है 16 जो है ये है लोकसभा के लिए और 8 सदस्य ये जो समितियां हैं ये है राज्यसभा के लिए, जो विभागीय समितियां होती हैं। और इनकी सदस्यता संख्या कितनी होती है? 31। जो विभागीय समिति होती है इनमें 31 सदस्य होते हैं। तो पूछे सबसे बड़ी समिति कौन सी है? विभागीय समिति है, ना कि प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति तो कुछ ऑप्शन क्वेश्चन बना था, उसमें ऑप्शन में ही प्राक्कलन समिति थी और विभागीय समिति नहीं थी, इसलिए उस प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति है। वैसे देखा जाए तो विभागीय समिति, अगर प्राक्कलन और विभागीय दोनों समिति अगर आपको दी हो तो विभागीय समिति सबसे बड़ी है ना। ये क्या करती हैं? 31 इसमें सदस्य होते हैं, लोकसभा से 21 सदस्य होते हैं और राज्यसभा से इसमें 10 सदस्य होते हैं। इस प्रकार मिला के टोटल 31 सदस्य होते हैं और जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन डिपार्टमेंट्स के बारे में ये विस्तार से उनकी जांच परख करती है कि कौन सा विभाग जो है उसमें, जैसे वित्त विभाग से संबंधित कोई है, मान लीजिए कि होम मिनिस्ट्री है, उसका कोई विभाग है उससे संबंधित है, तो उस सारे विभाग की जांच करना, उसके जो वित्तीय मामले होंगे उनकी जांच करना, वो कार्य क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसके सारे जांच करना, ये विभागीय समितियों का कार्य होना है। इसमें और ज़्यादा समझाने वाली बात कुछ है नहीं है। आप वही कोई मंत्री सदस्य नहीं बन सकता है, 1 साल के लिए चुने जाते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें सेम ही है। तो आपको क्या करना है? बैठ के शांति से एक बार ये पढ़ लेने हैं, PDF इसकी पढ़ लेनी है। ज़्यादा फालतू का टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे बहुत सारे लेक्चर्स के ऊपर बन चुके हैं, PDF में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आपको क्या कर लेना है? एक बार पढ़ लेना है।
ये संसदीय मंच वगैरह दिए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, तो आपको हल्का सा एक बार नज़र के सामने से आपको निकाल देना है। सेम टू सेम वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर आ जाती है युवा संसद। तो युवा संसद का कार्य यही कि जो युवा अब हैं हमारे देश में, उनको संसद कैसे कार्य करती है इसके बारे में बताया जाए। तो ये युवा संसद आयोजित करवाई जाती है, जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये आयोजित करवाई जाती है ना। युवा पीढ़ी को संसद की कार्य प्रणाली और प्रक्रियाओं से परिचित करवाना इसका उद्देश्य होता है। बाकी ये चीज़ें मैं आपको पीडीएफ पर प्रोवाइड करवा दूंगा, वो आपको देखना। ये पीवाईक्यूज जो हैं इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा। पूरे पीवाईक्यूज आपको मैं डिस्कस कराने वाला हूँ। इसमें मैं आपको 2024 से लेकर, यानी लेटेस्ट 24 वाला जो हुआ है, इससे लेकर 2010 तक के पेपर से इस संसद वाले चैप्टर से कितने क्वेश्चन बने हैं, सारे क्वेश्चन हैं, जो मैं एक बार आपको झलक आपको दिखला दूं। आप देख लीजिए कि इस प्रकार से सारे के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इतने सारे क्वेश्चन, लगभग 50 क्वेश्चन होंगे। तो इतने सारे क्वेश्चन इस एक टॉपिक से पूछे गए हैं, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, है ना। कुछ मेंस के क्वेश्चन भी हैं जो है यहाँ पर, उनको भी हम हल्का सा डिस्कस कर लेंगे अगले लेक्चर में। तो ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चन आपके होंगे। देखिए 50 क्वेश्चन है प्रीलिम्स के, और देखिए मेंस के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जैसे ये देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, डू डिपार्टमेंट रिलेटेड पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी कीप द एडमिनिस्ट्रेशन ऑन इट टॉस एंड इंस्पायर रेफरेंस फॉर पार्लियामेंट्री कंट्रोल। तो डिपार्टमेंट रिलेटेड समितियों के बारे में क्वेश्चन आ गया है ना। इन टू वॉट एक्सटेंट इन योर व्यू पार्लियामेंट इज एबल टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। तो इसमें वो बताना पड़ेगा कि कैसे पार्लियामेंट की भूमिका जो है वो कमज़ोर होती जा रही है। और बहुत सारे क्वेश्चन मैं बता दूं आपको, जैसे कि यहाँ पर है कमेटी के बारे में। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पब्लिक अकाउंट कमेटी इज एस्टेब्लिशिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू द पीपल। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी का क्वेश्चन आ गया। ऐसे सेम टू सेम जो है वो एस्टिमेट कमेटी के बारे में भी क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है। तो इन सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे हम अगले लेक्चर में। तो बस आज का लेक्चर हम कर लेते हैं यही समाप्त। और इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप कहाँ जाएंगे, लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सका दोस्त हो तो आप चैनल को अवश्य रिकमेंड करें। आप कोई सलाह लेनी है या कोई सलाह देनी है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इसको छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।